तो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल AXC। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आपने कौन सी यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट करनी है, कौन सी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है। और इस वीडियो में हम ये भी बात करेंगे कि कौन सी कंट्री सेलेक्ट करनी है। मैं क्योंकि कनाडा में रहता हूँ तो मैं कैनेडियन यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बात कर सकता हूँ, लेकिन आप इस वीडियो को किसी भी कंट्री के बारे में रेफ़र कर सकते हो। तो बेसिकली हम इस वीडियो में 8 पॉइंट पे बात करेंगे, 8 मेन पॉइंट्स। और ये 8 पॉइंट्स जल्दी से मैं आपको वो बता देता हूँ क्या होंगे। मैंने साइड पे नोट्स भी बनाए हुए हैं, जिससे मैं बैक एंड फ़ोर्थ रेफ़र करता रहूँगा। सबसे पहली बात है कोर्स। आप जब पढ़ने आ रहे हो तो कौन-सा कोर्स पढ़ने आ रहे हो? आप कोई स्टेम की डिग्री पढ़ने आ रहे हो, कोई बिज़नेस का कोर्स पढ़ने आ रहे हो? उस पे मैं डिटेल में बात करूँगा कि क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं। दूसरी बात जो हम बात करने वाले हैं वो है यूनिवर्सिटी। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि कौन-सी यूनिवर्सिटी से पढ़ने आ रहे हो, वो वैल्यूएबल भी है या फिर वो एक्रेडिटेड यूनिवर्सिटी है, इस गवर्नमेंट मानती है उसको यूनिवर्सिटी या नहीं। तीसरी बात ये है कि आपके प्रोग्राम में को-ऑप है कि नहीं। को-ऑप और इंटर्नशिप लोगों को नहीं पता क्या है, लेकिन वो ये होता है कि आपकी यूनिवर्सिटी आपको अ, बाउंड करती है कि आपने इस डिग्री से पहले आपने एक जॉब करनी है। तो उससे ये होता है कि जब आप ग्रेजुएट करते हो, तो आपके पास एक एक्सपीरियंस आ जाता है, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। उसपे भी बात करूँगा कि मैंने भी को-ऑप कर रहा हूँ मैं अभी, तो मैं भी को-ऑप प्रोग्राम में आया हूँ। तो को-ऑप प्रोग्राम के क्या बेनिफिट्स होते हैं और उससे पीआर कैसे मिलती है, वो भी मैं थोड़ा-सा डिस्कस करूँगा। उसके लिए सेपरेट वीडियो है, वो आप देख लेना, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूँगा उसकी, लेकिन इस पे भी हम बात करेंगे। तीसरा पार्ट है कि कोर्स की ड्यूरेशन क्या होगी, कितना लंबा कोर्स है। जैसे मैंने बताया था अपनी टिकटॉक की शॉर्ट्स में नहीं देखा तो मैं लिंक इसमें मेंशन कर दूँगा कि 4 साल से ज़्यादा का प्रोग्राम लेके आओ। अब कनाडा में कॉम्पिटिशन बहुत बढ़ गया है। 1-2 साल के प्रोग्राम से आपको पीआर नहीं मिलने वाली, लेकिन फिर भी अगर आपको करना है, तो आप ट्राई कर सकते हो। हम तो खाली आपको एडवाइस कर सकते हैं। तीसरी बात ये है कि जो आप कोर्स लेके आ रहे हो, उसके अंदर आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके देखो कि उसके सब्जेक्ट्स क्या-क्या हैं। आप कोर्स तो ले लोगे बिना सोचे-समझे, लेकिन जब आप यहाँ पे पहुँचोगे और जब आप देखोगे कि क्लासेस किस चीज़ की हो रही हैं और फिर आपको समझ नहीं आएगा, तो वो तब तक बहुत लेट हो जाएगा। तो मेरी ये आपको मशवरा होगा कि पहले से देख के आओ कि भई मुझे क्लासेस में पढ़ाया क्या जा रहा है। अच्छा, अगली बात ये करेंगे कि भई वो जो कोर्स आप ले रहे हो, उसके लिए आप एलिजिबल भी हो प्रोग्राम में आने के लिए, उसकी मिनिमम जो ग्रेड रिक्वायरमेंट क्या है या फिर उसकी मिनिमम जीपीए रिक्वायरमेंट क्या है? आपको कितने परसेंटेज चाहिए उसमें एक्सेप्ट होने के लिए, क्योंकि बिला जो में तो आप अप्लाई नहीं करोगे ना। फिर अगली बात ये करेंगे उससे रिलेटेड कि यार अगर आप अप्लाई कर रहे हो, तो उसकी फ़ीस क्या होगी? फ़ीस भी आपने भरनी है। और लास्ट में हम बात करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट बजट की। अपनी यूनिवर्सिटी कैसे चूज़ करनी है, बजट को दिमाग में रखें, क्योंकि काफ़ी लोग ओवर बजट हो जाते हैं, फिर उनको प्रॉब्लम होती है। तो बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो में बढ़ते हैं फिर। तो व्हाट इज़ शॉर्टलिस्टिंग अ यूनिवर्सिटी? आप जब यहाँ पे आ रहे होगे तो आपके दिमाग में हज़ारों यूनिवर्सिटीज़ होंगी, बल्कि लाखों यूनिवर्सिटीज़ होंगी पूरी दुनिया में कि यार मैं यहाँ भी जा सकता हूँ, वहाँ भी जा सकता हूँ, लेकिन आप सिर्फ़ एक में ही जा सकते हो। तो वो आपका डिसीज़न बहुत मैटर करता है कि मैं कहाँ पढ़ने जा रहा हूँ और कहाँ नहीं। आपको शॉर्ट लिस्टिंग का दिमाग में रखना है। सबसे पहली और इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपने अपनी यूनिवर्सिटी शॉर्ट लिस्ट करनी है। उन हज़ारों लाखों यूनिवर्सिटीज़ में से एक कंट्री और एक यूनिवर्सिटी आपको शॉर्ट लिस्ट करनी है। मेरे केस में मैंने कनाडा चूज़ किया क्योंकि यहाँ पे सिटीज़नशिप आराम से मिल जाती है और परमानेंट रेज़िडेंसी के ऑप्शन ज़्यादा होते हैं। आपका कोई भी रीज़न हो, आप कमेंट से मेंशन करो उसको, ताकि बाकी लोग भी आपकी जो राय है उससे मदद ले सकें, क्या पता आपका ज़्यादा बेहतर हो। सबका अपना-अपना होता है। अच्छा, तो अब बात करते हैं कि शॉर्ट लिस्ट होता क्या है? तो शॉर्ट लिस्ट ये होता है कि आपके पास हज़ारों ऑप्शन हैं और आप उनमें से सिर्फ़ 10, 15 या 20 निकाल रहे हो, उनमें अप्लाई करने के लिए या फिर उनके अंदर फर्दर इन्फॉर्मेशन देखने के लिए। क्योंकि ह्यूमनली पॉसिबल नहीं कि आप हज़ारों यूनिवर्सिटीज़ की सारी डेटा छानो, बीनो और वीडियोज़ देखो, तो आप खाली इसमें से 10 से 15 यूनिवर्सिटीज़ मैं कहता हूँ, 15 भी ज़्यादा हैं तो 10 माइंड में रखते हैं कि 10 यूनिवर्सिटीज़ आप देखो, कौन-सी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें आपको अप्लाई करना चाहिए। फिर उनको शॉर्टलिस्ट करो, उन 10 में से भी मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह उनको छोटा करना है, लेकिन सबसे पहले 10 यूनिवर्सिटी देखो और उसमें से फिर आप शॉर्टलिस्ट करना शुरू करो। और इसकी एक मेन वजह ये भी है कि यार फीस होती है ना एप्लीकेशन की, हर यूनिवर्सिटी की अराउंड 50 टू $100 कैनेडियन एप्लीकेशन फ़ी होती है। तो वो बहुत ज़्यादा होती है और आप वो नहीं दे पाओगे अगर आप किसी मिडल क्लास फैमिली से आते हो जैसे हम आते हैं। ये भी बात आप माइंड में रखो कि एजेंट को पैसे नहीं देना। जब भी कनाडा आया था तो मैंने किसी भी एजेंट को किसी तरह के कोई पैसे नहीं दिए थे। मैंने अपना वीज़ा से लेके यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन सब खुद की थी। यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशन मैंने खुद की थी, वीज़ा अपना खुद का लगवाया था।
सारी डॉक्यूमेंटेशन खुद की थी और यहाँ पे आके भी सब खुद किया है। तो मतलब जो एजेंट्स होते हैं और सारी जो आपको कंसल्टेंट्स होते हैं, उनके पास जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि काफ़ी टाइम ये आपका केस मेस अप कर देते हैं। तो सब आपको खुद करना है, कुछ इतना मुश्किल नहीं है। आजकल चैट जीपीटी आया हुआ है, कुछ भी पूछ लो उससे और लिटरली आपका सारा काम हो सकता है। मेरे टाइम में तो चैट जीपीटी नहीं था, लेकिन गूगल पे मैंने सब सर्च किया था और यूट्यूब पे वीडियोज़ देखी थी, हज़ारों कंटेंट हैं और आपकी इसकी बहुत मदद हो सकती है। तो इस वीडियो के पहले पॉइंट पे बढ़ते हैं कि कौन-सा कोर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन होगा आपका, क्योंकि आपने अगले 3 से 4 साल इसी कोर्स को देने हैं। तो कोर्स अपना ध्यान से लिएगा, ऐसा कोर्स मत लो जैसे बाकी सब ले रहे हैं। बिज़नेस का कोर्स मैं यही आपको एडवाइस कर सकता हूँ कि अवॉइड करो, क्योंकि यार आगे आपने खाली पढ़ाई नहीं करनी है, उसके बाद नौकरी भी करनी है, फिर इमिग्रेशन करनी है, तो कुछ ऐसा कोर्स लो। कनाडा में आजकल स्टेम की डिग्री की बहुत अपॉर्च्युनिटीज़ हैं और स्टेम में आपको अच्छे खासे पे भी मिल जाती है। तो मेरी यही रिकमेंडेशन होगी कि आप स्टेम में देखो। स्टेम का मतलब होता है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स। इसमें जॉब अच्छी मिल जाती है आपको और फिर आपके पीआर पॉइंट्स भी अच्छे हो जाते हैं, जिससे आपको सिटीज़नशिप मिल सकती है। लेकिन कोर्स सेलेक्ट करने से पहले आपका उसमें इंटरेस्ट भी होना चाहिए, क्योंकि आप कुछ भी सेलेक्ट करते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, मेरा इसमें इंटरेस्ट नहीं होता तो फिर मैं हर कोर्स फ़ेल करता। तो आपका इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। मैंने एक वीडियो भी बनाई हुई है कोर्स सिलेक्शन पे और प्रोग्राम सिलेक्शन पे, उसकी वीडियो मैं लिंक में मेंशन कर दूँगा और ये आप टॉप पे देख लेना। तो वो भी गौर से देखना कि कौन-सा कोर्स लेना चाहिए मुझे। तो अब नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं, जो कि है यूनिवर्सिटी सिलेक्शन। ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि आपने अगले कुछ साल अपनी ज़िंदगी के इसी को देने हैं, फिर जो उसकी डिग्री आपको मिलेगी, वो पूरी दुनिया में आपको दिखानी है कि भई इस यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुआ हूँ मैं और इसकी डिग्री मेरे पास है। तो अगर आप किसी एबीसी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होगे तो उसकी डिग्री की वैल्यू कोई नहीं होगी। तो मेक श्योर करना कि जो आपकी इन्वेस्टमेंट है, उसका रिटर्न अच्छा मिल सके आपको। क्योंकि आप हज़ारों डॉलर अपनी पढ़ाई में लगाओगे, तो मेक श्योर करो कि उसका रिटर्न आपको उतना मिले कि आपको कोई फ़ायदा हो ना। पढ़ाई एक तरह से यहाँ पे बिज़नेस है, आपकी इन्वेस्टमेंट है, उसका रिटर्न आपको अगले कुछ सालों में मिलेगा। तो ये पॉइंट आप ज़रूर नोट डाउन कर लो अपने पास कि यूनिवर्सिटी देख के आना। यूनिवर्सिटी अच्छी होनी चाहिए, डीएलआई अप्रूव्ड होनी चाहिए। डीएलआई यहाँ पे ये होता है कि डेज़िग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूशंस। कनाडा में डीएलआई वाले बच्चों को पीआर के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उनको 3 साल से ज़्यादा का वर्क परमिट मिलता है और वो रिकग्नाइज़्ड यूनिवर्सिटीज़ होती हैं। बहुत कम यूनिवर्सिटी डीएलआई होती हैं, तो मेक श्योर करना कि आपकी यूनिवर्सिटी डीएलआईओ अप्रूव्ड। गूगल पे सर्च करो, चैट जीपीटी से पूछो टॉप 10 या टॉप 20 यूनिवर्सिटीज़ इन कनाडा, टॉप 20 कॉलेजेस इन कनाडा, उसमें अप्लाई करो। अगर आपको यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन में कोई हेल्प चाहिए तो इस वीडियो को देख लो जाके। इसमें मैंने बताया कि यूनिवर्सिटीज़ की एप्लीकेशन कैसे होती है और जो एक पोर्टल है उसके थ्रू हर यूनिवर्सिटी में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो वो भी आप देख लेना। नेक्स्ट पॉइंट जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है कि आपकी कोर्स में को-ऑप की इंटर्नशिप है कि नहीं? ये पॉइंट भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट कंसिडर करता हूँ मैं, क्योंकि आजकल आपको पता है जॉब मार्केट कैसी है कनाडा की। तो अगर आपके कोर्स में को-ऑप और इंटर्नशिप होगी, उसका मतलब ये है कि आपने ग्रेजुएशन से पहले कोई जॉब करनी है फुल टाइम और अपनी फील्ड के अंदर। तो अगर वो एक्सपीरियंस आपके पास होगा व्हेन यू ग्रेजुएट, तो आपको जॉब मिलना और आसान हो जाएगी। तो मेरे हिसाब से ये एक अच्छी चीज़ है, आपके लिए भी, आपके एक्सपीरियंस के लिए भी और आपके पॉइंट्स के लिए भी, कि मतलब इस बच्चे ने काम किया और उसको जॉब मिलना, हो सकता है वही एम्प्लॉयर आपको हायर कर ले। मोस्ट केसेज़ में ये होता है कि जो एम्प्लॉयर्स आपके पास, जो आप जहाँ पे इंटर्नशिप करते हो, दे एंड अप हायरिंग यू। तो ये एक प्लस पॉइंट है आपके लिए। और जब आप इंटर्नशिप प्रोग्राम में होते हो तो आपको जॉब मिलना आसान होती है, क्योंकि आप अपनी यूनिवर्सिटी के पोर्टल के थ्रू अप्लाई करते हो। आपको थर्ड पार्टी अ, कंपनी वेबसाइट्स पे अप्लाई नहीं करना पड़ता और कंपनीज़ भी यही चाहती हैं कि हम लोग को-ऑप के स्टूडेंट्स हायर करें, बिकॉज़ उन उसके थ्रू उनको टैक्स क्रेडिट ज़्यादा मिलता है। तो वो ज़्यादातर आपके को-ऑप स्टूडेंट्स हायर करती हैं। तो अगर आप को-ऑप प्रोग्राम में फ़ॉल करोगे, तो आपको जॉब मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो आपने अप्लाई कैसे करना है? आपने बेसिकली अपनी यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे जाना है, जॉब पोर्टल पे। वहाँ पे अलग-अलग पोस्टिंग्स होंगी, अलग-अलग कंपनीज़ के डिपेंडिंग। लेट्स से अगर आप अकाउंटिंग में हो तो बैंक्स की होंगी, अगर आप इंजीनियरिंग में हो तो बड़ी कंपनीज़ की होंगी। आपने जाके खाली अप्लाई करना है उसके अंदर और आपको इंटरव्यू की कॉल आ जाएगी वहाँ से। तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कि अपना कोर्स देख के जाना, उसकी ड्यूरेशन देख के जाना। अब लेट्स से आपका कोर्स 1 साल का है, तो 1 साल के कोर्स में खाली 1 साल का वर्क परमिट मिलता है, जो कि इतना नहीं होता कि आप अपनी पीआर अप्लाई कर सको और सिटीज़नशिप ले सको। तो मेरी ये रिकमेंडेशन है कि 3 से 4 साल का कोर्स मिनिमम आप लो, अगर आपके पास बैचलर नहीं है। बैचलर्स है तो फिर 2 साल की मास्टर्स कर लो आप, उसमें आप पीआर के लिए क्वालीफाई कर जाते हो।
आजकल के सिनेरियोज़ में आगे पता नहीं चेंज हो जाए और मुश्किल हो जाए, लेकिन आजकल यही चल रहा है कि अगर आपके पास बैचलर्स है तो 2 साल का मास्टर्स करो, बैचलर्स नहीं है तो फिर कोई बैचलर्स की डिग्री करो या फिर इक्विवेलेंट 3 साल का कोई डिप्लोमा कर लो, किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से, डीएलआई अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी से। नेक्स्ट पॉइंट पे जो मैं बात करूँगा वो है कि सब्जेक्ट कौन-सा चूज़ करके आ रहे हो पढ़ने के लिए। जैसे मैंने पहले बताया था कि सब्जेक्ट जब आप यहाँ पे चूज़ कर लो पढ़ाई के लिए तो वो चेंज नहीं हो सकता। तो ये मेक श्योर करना कि यार मेरा सब्जेक्ट अच्छा है और मैं कोई एमई बिज़नेस का सब्जेक्ट नहीं पढ़ने जा रहा, मैं कोई अच्छी काम की डिग्री पढ़ने जा रहा हूँ, या तो आईटी पढ़ने जा रहा हूँ या इंजीनियरिंग, या फिर मैं कोई अकाउंटिंग का कोर्स कर लेता हूँ, जिससे आगे मेरे फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स अच्छे हों, मुझे जॉब मिल जाए और पीआर में हेल्प हो। और प्रोग्राम पहले देख के आओ कि भई उस कोर्स, लेट्स से आपने कोर्स सेलेक्ट कर लिया एक, तो अब आपको ये देखना है कि उसमें पढ़ा क्या रहे हैं। उसके सब्जेक्ट्स देखो कि फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ आपको समझ आती है या फिर इकोनॉमिक्स या अकाउंटिंग आपको समझ आती है कि नहीं? नहीं आती होगी तो फिर ऐसा नहीं हो कि बाद में आपको कोर्स ड्रॉप करना पड़े, फिर जब आप ड्रॉप करते हो तो फिर आपको वापस जाके नेक्स्ट कोर्स सेलेक्ट करना पड़ता है। वरना आगे आप यहाँ पे आप कर तो लोगे, दूसरी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लोगे, लेकिन पीआर के टाइम पे आपको मुश्किल होती है। तो ये पॉइंट्स दिमाग में रखने पड़ते हैं कि जब बाय द पॉइंट यू लैंड इन कनाडा, गवर्नमेंट आपको ट्रैक करना शुरू कर देती है और उनके पास सारा डेटा होता है आपका कि इस बच्चे ने यहाँ से स्टार्ट किया था, यहाँ-यहाँ इसने नौकरी की है, आपके सिन नंबर से ट्रैक करके, और ये इन कॉलेजेस में ये गया हुआ है। तो एक प्लान बना के आओ, एक माइंड मैप बना के आओ कि मैंने यहाँ पे लैंड होके ये सब करना है और मुझे ये रिक्वायरमेंट है, तो उससे आपकी जर्नी बहुत आसान हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट जो मैं कवर करने जा रहा हूँ वो है एलिजिबिलिटी। बिफोर यू अप्लाई आपको एलिजिबल होना पड़ेगा अप्लाई करने के लिए, उसके अलावा तो आप पैसे पानी में फेंक रहे हो, क्योंकि अगर आपकी एडमिशन ही नहीं होगा तो फिर फ़ायदा क्या अप्लाई करने का ना? तो मेक श्योर कि आपके आइल्स में अच्छे नंबर आएँ, 7.5 या 7 से ऊपर नंबर आएँ तो बेटर है। स्पीकिंग, लिसनिंग, राइटिंग में यूट्यूब की वीडियोज़ देखो इंग्लिश में, इंग्लिश मूवीज़ देखो काम वाली, और जिससे आपको कुछ सीखने को मिले। ग्रेड्स अच्छे होने चाहिए आपके। मेक श्योर करो कि आप प्रोग्राम का क्राइटेरिया मीट कर रहे हो। जैसे ए से ऊपर आपके ग्रेड हो तो बेहतर है। अगर आपका प्रोग्राम अकाउंटिंग है तो आई गेस उसमें ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती। बी से ऊपर हो ग्रेड तो अच्छा है। इसकी भी एक सेपरेट वीडियो भी बनाऊँगा एलिजिबिलिटी के बारे में, तो वो आप लिंक चेक कर लेना, वो भी दे। नेक्स्ट पॉइंट जो आता है वो है रैंकिंग। अब रैंकिंग क्या होती है कि आपकी यूनिवर्सिटी कहाँ फ़ॉल करती है। लेट्स से टॉप 100 में वो कौन-से नंबर पे आती है। अगर अब मेरे हिसाब से तो कोई भी नहीं चाहेगा कि मेरी यूनिवर्सिटी सबसे नीचे हो। तो आप एम फॉर द हाईएस्ट, लेकिन अपने दिमाग में ये भी रखना कि यार हाई में अप्लाई कर रहा हूँ तो उनको रिक्वायरमेंट भी उस हिसाब से होगी। अगर मेरे ग्रेड सी हैं और मुझे टॉप 10 में जाना है तो वो उसमें नहीं हो पाएगा। तो अपनी सिलेक्शन पे फ़ोकस रखना कि यार मेरी ग्रेड्स क्या हैं और उस हिसाब से मुझे किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल सकता है। अगर आपको यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग का नहीं पता तो आप गूगल पे देख लो, चैटजीपीटी से पूछ लो, वरना मैं एक वेबसाइट टू डू कनाडा, तो ये लिंक पे क्लिक करो, वहाँ पे आपको यूनिवर्सिटी बाय डिपार्टमेंट मिल जाएगी। लेट्स से आपको इंजीनियरिंग करनी है तो इंजीनियरिंग की यूनिवर्सिटीज़ टॉप टू बॉटम रैंक 1 टू रैंक 10 आ जाएँगी। अकाउंटिंग करनी है तो उसकी रैंक 1 टू रैंक 10, और मेडिकल करना है तो रैंक 1 टू रैंक 10 आ जाएगी। तो वो देख लेना जाके। वो बहुत हेल्पफुल होगा। अच्छा, लास्ट पॉइंट जो मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा वो है बजट का। जब आप अप्लाई कर रहे हो तो मेक श्योर करो कि आप इन बजट रहो, क्योंकि कनाडा में खर्चे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलता। जब आपके पास क्रेडिट कार्ड आता है हाथ में तो फिर आप बहुत ज़्यादा यू टेंड टू स्पेंड मोर, राइट? क्योंकि आपके पास ज़्यादा पैसे होते हैं। तो मेक श्योर करो कि आपका जो प्रोग्राम है उस हिसाब से उसकी फ़ीस कितनी है कैलकुलेट कर लो पहले ही सारे सालों की, और अपने माइंड में एक वो रखो कि यार मैंने ये फ़ीस पे कैसे करनी है, या फिर अगर कहीं से मैंने लोन लेना है तो वो कैसे पूरा करना है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो आपको देखने पड़ेंगे बिफोर कमिंग टू कनाडा और बिफोर इवन अप्लाइंग, राइट? तो बजट बहुत मेन मैटर करता है। बजट आपको देखना पड़ेगा कि यार मैं कितना अफ़ोर्ड कर सकता हूँ पर ईयर। और बजट में खाली आप ये मत देखना कि फ़ीस कितनी है, आप ये भी देखना कि लिविंग एक्सपेंस कितना है। अगर लिविंग एक्सपेंस जानना है कनाडा में कितना होता है, तो वो वीडियो रही डिस्क्रिप्शन में, वो उसमें मेंशन कर देता हूँ। उसमें मैंने बताया कि आपका मंथ टू मंथ एज़ एन इंटरनेशनल स्टूडेंट कितना खर्चा होगा ऑन हाउसिंग, फूड, अकोमोडेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन। जो मेन खर्चे यही होते हैं, उसके बाद तो फिर शॉपिंग और यूटिलिटीज़ और ट्रैवल तो बेसिक नहीं होता ना, वो तो आपकी एसेंशियल में नहीं फ़ॉल होता। एसेंशियल तो ये 4 मेन कैटेगरी हैं, हाउसिंग, ट्रैवलिंग, फूड एंड फ़ोन बिल, दैट्स इट। इसका मैंने मेंशन कर दिया है एक लिंक, उसको जाके चेक कर लो बिफोर कमिंग टू कैनाडा। तो अब आपको पता चल गया कि मैंने यूनिवर्सिटी क्या देखनी है बिफोर अप्लाइंग। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपने सब में अप्लाई कर देना है, आपने खाली 10 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना है, या 10 भी ज़्यादा है, वो से 6 में करो।
आपका जो OUAC पोर्टल है यूनिवर्सिटी का, उसमें 6 में अप्लाई करो। 2 टॉप टियर यूनिवर्सिटीज़ रखो, 2 बिल्कुल लो टियर रखो और 2 मिड टियर रखो कि अगर टॉप में नहीं हुआ तो मिड में हो जाए, मिड में नहीं हुआ तो बॉटम में हो जाए। और मेक श्योर करना कि आपका जो ऑफर लेटर आ जाए ना, तो ऑफर लेटर विदिन 2 वीक्स एक्सेप्ट कर लो, क्योंकि तीसरे हफ्ते के बाद ऑफर लेटर आपका एक्सपायर हो जाता है, तो उसका फिर आपको नुकसान होगा। टॉप यूनिवर्सिटी के चक्कर में अगर आप मिड यूनिवर्सिटी से भी फारिग हो गए, तो फिर आपका कनाडा आने का सपना सपना ही रह जाएगा ना फिर। तो बेहतर ये है कि गो विद द मिड वन, क्योंकि टॉप में कॉम आप यूनिवर्सिटी में भी चले जाओगे, तो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि इसमें कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा होगा और फिर आपको जीपीए की टेंशन और बाकी सब लगी रहेगी। यूनिवर्सिटी सारी सेम होती है यहाँ पे, एंड गोल सबका सेम होता है, तो मिड में चले जाओ, उस कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और अगर आपने ये नहीं किया, तो मेरा एक दोस्त था, उसने अ, यू ऑफ टी का आपको पता होगा, टॉप यूनिवर्सिटी है, उसका वेट करने के चक्कर में उसका रायसन का एडमिशन कैंसल हो गया, फिर उसको अगले साल अप्लाई करना पड़ा। तो ये भी बहुत केसेज़ में होता है, तो मेक श्योर करो कि आप उनकी तरह ना हो। अब मैं अपना आपको केस बताता हूँ कि जब मेरी यूनिवर्सिटी का आया था रायसन का, 1 हफ्ते बाद अपना वो खोल के देखा था कि मेरी एडमिशन हो गई रायसन में। और उसमें फिर मुझे डिपॉज़िट भरना पड़ा बहुत जल्दी, क्योंकि 1 हफ़्ता ऑलरेडी गुज़र गया था और अगर मैं 1-2 हफ़्ते और छोड़ देता तो मेरा एडमिशन नहीं होता रायसन में। तो ये बात मैं खुद के एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ कि आपको अपनी यूनिवर्सिटी फ़ौरन से सेलेक्ट कर लेनी चाहिए। तो एक बार फिर मैं वीडियो रिकैप कर लेता हूँ आपके लिए। सबसे पहले कोर्स, नंबर 1 इज़ कोर्स, नंबर 2 इज़ कोर्स ड्यूरेशन, कितना लंबा कोर्स है मेरा। नंबर 3 इज़ यूनिवर्सिटी और कॉलेज, व्हिच वन इज़ बेटर। नंबर 4 इज़ को-ऑप और नो को-ऑप और इंटर्नशिप क्या लेनी चाहिए मुझे। नंबर 5 इज़ कोर्स सब्जेक्ट, कि जो मैं यूनिवर्सिटी में कोर्स ले रहा हूँ उसके सब्जेक्ट्स क्या हैं, उसको ब्रेक डाउन करके देखो, उसको इसके लेक्चर्स देखो, कहीं यूट्यूब पे हज़ारों लेक्चर मिल जाएँगे, उसको देखो कि यार ये लेक्चर्स मैं पढ़ पाऊँगा भी या नहीं। नेक्स्ट इज़ एलिजिबिलिटी ऑफ सिलेक्शन, कि मेरा सिलेक्शन होगा वहाँ पे या नहीं, या फिर मुझे रिजेक्शन ही मिल जाएगा। सेकंड लास्ट में आता है आपकी रैंकिंग, कि यूनिवर्सिटी की क्या रैंकिंग है, और लास्टली हमने बात की बजट के बारे में कि यार अगर पैसे भी हैं वहाँ पे जाने के लिए, और अगर नहीं है तो फिर यहाँ पे आके अगर आप जॉब करने वाले हो, तो वो किस तरह से कवर होगा। तो ऑन दैट नोट मैं ये वीडियो यहाँ पे एंड करता हूँ। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि हाउ वाज़ दिस वीडियो, और मुझे इस तरह की इन्फॉर्मेशन वीडियोज़ बनानी चाहिए आगे या नहीं। एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। इट टेक्स नथिंग फ्रॉम यू, जस्ट 1 सेकंड हेल्प्स मी अ लॉट एंड जस्ट मोटिवेट्स मी, राइट? सो मैं आगे भी इस तरह की वीडियोस बनाता रहूँगा। एंड ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, टिकटॉक एंड ऑल सोशल मीडियाज़, ताकि आप वहाँ भी क्वालिटी कंटेंट मिस नहीं करो। थैंक यू।